दोस्तों नमस्कार। श्रुति कोश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, पॉलिटी का पार्ट दिया हुआ है आपके कोर्स के अंदर। तो उस सिलेबस का आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, लोक सेवा आयोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, लोक सेवा आयोग। पहले हमें लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आरपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देखें कि आखिर लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार की होती है, कौन कौन से अनुच्छेद में वो दिया हुआ है, उसके बारे में हमें देखना होगा। बाद में हम आरपीएससी की बात करते हैं। तो दोस्तों शुरू करें आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर लोक सेवा आयोग का संविधान के अंदर कहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों अगर बात की जाए संविधान की, तो संविधान में जो भाग 14 है, उस भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग और साथ में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जो कि आपका सेंट्रल लेवल के ऊपर जो भी वैकेंसीज आती है, भर्तियां आती है, आईएएस की हो, चाहे वो आईपीएस की हो, या अन्य जो सेंट्रल की भर्तियां हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आती है। वहीं पर बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की, संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब हो गया जब एक से अधिक राज्य मिलकर एक ही अपना आयोग रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त जॉइंट जो आपका लोक सेवा आयोग है वो बनाया जाता है। और इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, यानी प्रत्येक राज्य जो है अपना एक लोक सेवा आयोग बनाता है भर्तियों के लिए। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी जो बनाया हुआ है, वो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये भाग 14 के अंदर अनुच्छेद जो 315 से 323 है, वहाँ पर लोक सेवा आयोगों के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 315 की। और आर्टिकल 315 क्या कहता है? ये कहता है कि साहब संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 315। देखिए आर्टिकल 315 जो है, इसके अंदर ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये बात किसमें कही? 315(1) में। वहीं 315(2) के अंदर क्या कहा गया है? 315(2) कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य, दो या अधिक राज्य यह आपस में करार करें, समझौता करें कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो,
एक ही लोक सेवा आयोग हो, तो इसके लिए जो प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल उस प्रस्ताव को पास करेगा और संसद क्या करेगी? संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। ये 315(2) कहता है। यानी दो या दो से अधिक राज्य अगर आपस में करार कर ले कि साहब हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो एक ही होगा, तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक राज्य को जो विधानमंडल है उसे प्रस्ताव को पास करना होगा, और जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर संसद क्या करेगी? संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर देगी। तो पहले क्या होना चाहिए? पहले आपस में ये करार होना चाहिए, उसके बाद विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए, और उसके बाद संसद द्वारा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। ये बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 316 की। देखिए आर्टिकल 316 क्या कहता है। आर्टिकल 316 कहता है दोस्तों कि इस लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि क्या होगी? नियुक्ति और पदावधि। तो जब हम नियुक्ति और पदावधि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 316(1) की। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है, पीएससी है, उसके अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति यदि वह मान लीजिए संघ आयोग है या फिर संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य का राज्यपाल करेगा अगर वह किसी राज्य का आयोग है, और अगर वह जो है संघ का या फिर संयुक्त आयोग है तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति है वो की जाएगी। ये नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। वहीं पर आर्टिकल 316(2) क्या कहता है? आर्टिकल 316(2) कहता है कि अगर लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या संघ आयोग अगर है तो उस दशा में 65 वर्ष की आयु, और यदि यहाँ पर संघ की जगह कोई राज्य आयोग है या संयुक्त आयोग है तो उस दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा।
देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी है, आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो 316 के अंदर हमने बात की कि साहब यहाँ पर बात किस चीज़ की जा रही है, बात की जा रही है नियुक्ति और पदावधि की। तो 316 एक क्या कहता है, 316 एक कहता है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति अगर बात की जा रही है संघ लोक सेवा आयोग की या संयुक्त आयोग की, तो राष्ट्रपति के द्वारा, संघ आयोग, संयुक्त आयोग किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य आयोग के अंदर नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा। ये बात लिखी हुई है यहाँ पर 316 एक में। 316 दो वहीं पर क्या कहता है कि साहब उनकी पदावधि क्या होगी। तो पदावधि देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये बात तो कब, जब वह यूपीएससी की बात कर रहे हैं, और 6 वर्ष या 62 वर्ष जब वह राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की बात की जाती है। तो ये इसकी पदावधि हुई कि अगर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति जो है वो संघ आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य रह सकता है, और अगर वह राज्य आयोग या संयुक्त आयोग का सदस्य है तो ऐसी कंडीशन में वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रह सकता है। इनमें से जो भी पहले हो वहाँ तक, अगर वह 62 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो 62 वर्ष तक रहेगा, या फिर वह 6 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो जाती है तो 6 वर्ष तक इसकी नियुक्ति रहेगी। अब यहीं पे हम इनके त्यागपत्र की भी बात कर लेते हैं। त्यागपत्र की दशा में अगर मान लीजिए पीएससी का कोई सदस्य है, तो पीएससी का कोई सदस्य जिसमें यूपीएससी या फिर संयुक्त आयोग है, तो इस दशा में ये राष्ट्रपति को और राज्य आयोग का मान लीजिए कोई सदस्य है, तो इस दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। तो सदस्य क्या करेंगे, अगर यूपीएससी और संयुक्त आयोग का सदस्य है तो उस दिशा में राष्ट्रपति को, यूपीएससी और संयुक्त आयोग का अगर कोई सदस्य है तो राष्ट्रपति को, और अगर राज्य आयोग का कोई सदस्य है तो ऐसी दशा में राज्यपाल को अपने पद से त्याग के लिए कह सकता है। वहीं पर एक और दशा की हम बात करें कि यहाँ पर 317 के अंदर, आर्टिकल 317 के खंड 1 या खंड 3 में जो व्यवस्था की गई है, उस रीति से पीएससी के किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा। जैसे कि मान लीजिए कदाचार का दोषी हो, या ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें वह पद पर बने रहने लायक नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे पद से हटाया जा सकता है। वहीं पे आर्टिकल 316 क्या कहता है, आर्टिकल 316(3) वो कहता है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग को सदस्य के रूप में पद धारण करेगा, कोई व्यक्ति जो पीएससी के सदस्य के रूप में पद धारण करेगा, अपनी पदावधि पर उस
पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यानी अगर किसी सदस्य के रूप में पद धारण करता है तो अपनी पदावधि पर दोबारा जो है वह पुनर्नियुक्ति उसे नहीं मिलेगी। ये 316(3) के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 317 की। आर्टिकल 317 क्या कहता है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। यह आर्टिकल 317 में दिया हुआ है कि किस प्रकार किसी लोक सेवक को हटाया जा सकता है या फिर उसे पद से निलंबित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि उसे हटाया किस प्रकार जा सकता है। तो ये हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल कदाचार के आधार पर, यानी कदाचार उसके ऊपर सिद्ध हो जाए तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। और दूसरी चीज, खंड 1 के अधीन यूपीएससी व संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल के द्वारा पद से निलंबित किया जा सकेगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे यूपीएससी और संयुक्त आयोग की बात की जा रही है, यूपीएससी और संयुक्त आयोग की बात की जा रही है, वहाँ तो राष्ट्रपति के द्वारा, और जहाँ राज्य आयोग की बात की जा रही है वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ये चीज़ हमें देखनी होगी। अब देखिए, हमने बात की खंड 1 की, तो आखिर खंड 1 में क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं। तो खंड 1 में किसी बात के होते हुए यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है यदि क्या हो, दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है। यानी अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में उसे हटा दिया जाएगा। दूसरा, कर्तव्यों से बाहर किसी सवेतन नियोजन में हो, यानी उसके जो कर्तव्य हैं यूपीएससी अध्यक्ष होते हुए या फिर सदस्य होते हुए, अगर मान लीजिए वह किसी कार्य में नियोजित होता है, जो किसी भी सेक्टर में जाकर वह काम करने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसे पद से हटाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की राय में ही अगर वो क्या हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक रूप से स्वस्थ न हो या फिर शारीरिक अयोग्य हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे हटाया जा सकता है। यानी अगर तीनों कंडीशन साबित हो रही है कि वह दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो, या कर्तव्यों से बाहर किसी वेतन के रूप में वह कार्य कर रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट स्थिति इसमें यह आती है कि यदि
पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष या सदस्य किसी कंपनी के हितबद्ध है तो वह कदाचार का दोषी माना जाएगा। यानी उसके हित जो हैं वो किसी कंपनी से अगर जुड़े हुए हैं, वहाँ से उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 318 की। आर्टिकल 318 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 318 में दिया हुआ है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। कि जो आयोग के सदस्य हैं, उसके कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या सेवा शर्तें होगी, उन सेवा शर्तों को के बारे में जो नियम हैं उनको बनाने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 318 में दी हुई है। तो आखिर क्या है ये दोस्तों? अगर हम बात करें संघ या संयुक्त आयोग की, तो संघ या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति तथा राज्य आयोग की दशा में राज्य का राज्यपाल विनियमों के द्वारा क्या करेगा? आयोग की सदस्य संख्या और उनकी सेवा शर्तों की अवधारणा कर सकेगा। यानी पहली चीज़ तो क्या, उसकी सदस्य संख्या कितनी है या उसकी सेवा शर्तें क्या है, उनका निर्धारण जो है वो अगर यूपीएससी या संयुक्त आयोग की बात करेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर राज्य आयोग की बात करेंगे तो वहाँ पर राज्य के राज्यपाल द्वारा ये विनियमित किया जा सकेगा। नेक्स्ट दूसरी चीज़ दी हुई है कि आयोग के कर्मचारियों की सदस्य संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। ये तो चीज़ जो है यहाँ पर दी हुई है, लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि इनकी नियुक्ति होने के पश्चात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी एक बार नियुक्ति होने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो पूर्व में जो लाभ दिया जा रहा था उसके अंदर। और साथ में हम यहाँ पे ये भी देख लें कि ये जो उनको वेतन भत्ते हैं, अध्यक्ष को, सदस्य को जो वेतन भत्ता है राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर, वो वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो साथ में हम यहाँ देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को वेतन भत्ता व पेंशन की जो अवस्था है उस सहित सभी खर्च
राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। राज्य की संचित निधि जो है वो इन सब का दायित्व वहन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 319 की। आर्टिकल 319, और आर्टिकल 319 क्या कहता है? आर्टिकल 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। देखिए, सदस्य न रहने के बावजूद ऐसे जो सदस्य हैं उनके लिए क्या प्रतिषेध इसमें दिए हुए हैं, वो आर्टिकल 319 है, वो ये बात कह रहा है। तो पद में न रहने पर पहली कंडीशन तो क्या कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये कि अगर यूपीएससी का कोई अध्यक्ष है तो वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा अगर वह पद पर नहीं है, पद का उसका कंप्लीट हो गया कार्यकाल तो उसके बाद। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि राज्य आयोग का यदि कोई अध्यक्ष है तो राज्य आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में पात्र होगा, पर अन्य किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। देखिए, स्टेट का अगर कोई अध्यक्ष है, मान लीजिए प्रेसिडेंट है स्टेट का, अगर स्टेट का कोई अध्यक्ष है मान लीजिए, तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है या फिर किसी अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। कोई अन्य नियोजन, अन्य कार्य वो नहीं कर सकता है। हालांकि वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर सदस्य बन सकता है या किसी अन्य राज्य का वो सदस्य बन सकता है या अध्यक्ष बन सकता है, सॉरी, तो वो तो बन सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरी स्थिति क्या दी हुई है? तीसरी स्थिति दी हुई है कि यूपीएससी का कोई सदस्य है तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर राज्य आयोग का अध्यक्ष के रूप में पात्र होगा। लेकिन वही बात, किसी अन्य नियोजन पर पात्र नहीं होगा। अब यूपीएससी का सदस्य क्या कर सकता है? यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन किसी अन्य नियोजन का पात्र वो यहाँ पर नहीं होगा। और चौथी चीज इसमें लिखी हुई है साथ में कि जो राज्य आयोग का सदस्य है वो यूपीएससी का, राज्य आयोग का अध्यक्ष व यूपीएससी का सदस्य बनने का पात्र होगा, पर वही यहाँ पर भी अन्य नियोजन का पात्र
नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आयोग के जो सदस्य हैं, ऐसे सदस्य जो पद में नहीं है, तो पद में नहीं रहने पे वे क्या कर सकते हैं, ये चार बातें दी हुई है कि अगर यूपीएससी का अध्यक्ष है तो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी नियोजन का वो पात्र नहीं होगा। और अगर राज्य आयोग का अध्यक्ष है तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है, या फिर अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। वहीं पर अगर यूपीएससी का सदस्य है तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और वहीं पर राज्य आयोग का सदस्य है तो यूपीएससी का राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या फिर यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा चारों ही कंडीशन में किसी अन्य नियोजन के यह पात्र नहीं होंगे, ये भी साथ में बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 320 की। आर्टिकल 320, और आर्टिकल 320 बताता है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है। लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है आर्टिकल 320। तो क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहला तो कार्य यही है, देखिए, कि परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। परीक्षाओं का संचालन, तो परीक्षाओं का संचालन अगर राज्य स्तर पर है तो राज्य स्तर की परीक्षाएं, और अगर वह केंद्र स्तर पर है तो केंद्र स्तर की परीक्षाओं का संचालन इसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर राज्यों के द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है तो संयुक्त भर्ती का जो प्रावधान है, संयुक्त भर्ती की कोई स्कीम बनाना और उसको प्रवर्तन कराने में राज्यों की सहायता करना, ये काम जो है वो लोक सेवा आयोग का है। इसके अलावा यूपीएससी का राज्य आयोग द्वारा निम्न पर परामर्श लिया जाएगा। यूपीएससी या राज्य आयोगों द्वारा निम्न पर परामर्श लिया जाएगा। क्या क्या स्थितियां हैं जिसमें परामर्श लिया जा सकता है? एक तो स्थिति है भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर, यानी भर्ती की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, किस प्रकार की पद्धति, जैसे आपके यहाँ पे पहले लिखित परीक्षा होती थी तो लिखित परीक्षा को ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको, उन विषयों पर चर्चा संबंधी जो परामर्श है वो इनसे लिया जाएगा। फिर पदोन्नति में या अंतरण के लिए परामर्श लिया जाएगा, या फिर सिविल सेवक पर प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषय पर परामर्श लिया जाएगा। तो ऐसे सभी विषयों के ऊपर लोक सेवा आयोग जो है वो परामर्श देने का कार्य करेगा, या राज्य सेवा आयोग जो है परामर्श देने का कार्य करेगा, स्टेट लेवल पे और केंद्रीय लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 321 की। तो आर्टिकल 321 क्या कहता है? आर्टिकल 321 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनका विस्तार करने की शक्ति के बारे में बात करता है आर्टिकल 321, और आर्टिकल 322 बात करता है लोक सेवा आयोगों के व्यय की। लोक सेवा आयोगों के व्यय की, तो आयोगों के जो सदस्य हैं या फिर उसके कर्मचारी वृंद हैं या फिर उनके संबंध में कोई भी वेतन की या भत्ते की या पेंशन की जो बात है वो भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी जितने भी जो व्यय हैं वो चाहे वेतन या फिर भत्ते या फिर पेंशन, सभी के, यानी अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो चाहे कर्मचारी हो, किसके ऊपर होंगे? ये भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि,
अगर बात केंद्र की है तो, और बात राज्य की है तो, राज्य की है तो राज्य की संचित निधि पर, और केंद्र की है तो केंद्र की संचित निधि पे। यानी यूपीएससी के तो भारत की संचित निधि पे, और राज्यों की है तो राज्य की संचित निधि पे निर्भर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 323 की। और आर्टिकल 323 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में बात करता है। प्रतिवेदन, तो लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में बात करता है। इसमें पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। ये राज्य आयोग का कार्य है। देखिए, प्रतिवेदन देने की बात की जा रही है आर्टिकल 323 में। तो राज्य आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को जो भी कार्य किया गया है साल भर के अंदर, उसका प्रतिवेदन दे। और दूसरी स्थिति कही गई है कि अगर संयुक्त आयोग है तो संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य है कि ऐसे राज्यों को जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग करता है, उस राज्य को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देगा। देखिए, अगर दो राज्य हैं, दो से अधिक राज्य हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन राज्यों को भी प्रतिवेदन देने का काम जो है वो संयुक्त राज्य का है। दोनों ही राज्यों को, या दो से अधिक राज्य हैं तो उन सभी राज्यों को प्रतिवेदन देने का जो कार्य है वो उस संयुक्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम, क्योंकि आर्टिकल हमने सारे देख लिए हैं यहाँ 323 तक कि क्या क्या कार्य इसमें दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी। आरपीएससी के बारे में क्या प्रावधान है, तो बिंदुवार हम इस आरपीएससी को देख लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 1923 की अगर बात की जाए तो 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की थी, और उसी के तत्वाधान में राजस्थान में गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत, जिनमें जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में उस समय लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जोधपुर के अंदर 1939 में, जयपुर के अंदर 1940 में, और बीकानेर में 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम जोधपुर के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद रियासतों का एकीकरण हुआ, तो रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन
जो प्रबंधन था उसने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश वे लेकर आए और अध्यादेश के अधीन आरपीएससी की यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की। तो अध्यादेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ। 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना का अध्यादेश जो है वो अध्यादेश का प्रकाशन जो है वो गजट नोटिफिकेशन में कर दिया गया और राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए सलाह देने हेतु संविधान के आर्टिकल 315 के तहत आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई। जयपुर में इसकी स्थापना जो है वो कर दी गई। दोस्तों, इस अध्यादेश के बिंदु संख्या 1 में तीसरे पद में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जिस तिथि को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, तब से आयोग प्रभाव में माना जाएगा। तो इसके तहत नियुक्ति संबंधित अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22 दिसंबर 1949 में प्रकाशित हुई और इसी दिनांक से आरपीएससी प्रभाव में आया। देखिए दोस्तों, ये बात बताने का उद्देश्य क्या है आपको यहाँ पे, मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकता था कि पीछे मैंने आपसे बात की थी कि इसकी जो 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र में करवा दिया गया। अब कई जगह 20 अगस्त 1949 भी दिया हुआ है और कई जगह 22 दिसंबर 1949 भी दिया हुआ है। देखिए, नियुक्ति के बारे में बात की गई थी कि अध्यादेश के बिंदु संख्या 3 में क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जिस तिथि से नियुक्ति किए जाने की अधिसूचना हो, अध्यक्ष वगैरह सबकी नियुक्ति कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति को प्रभाव में माना जाएगा उसको राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख। तो नियुक्ति संबंधी जो अधिसूचना है वो 22 दिसंबर 1949 को प्रकाशित की गई थी, इसीलिए आरपीएससी का प्रभाव जो है वो 22 दिसंबर 1949 को माना जाता है। और आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये तिथि जो है वो अंकित की हुई है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है तो हम आरपीएससी की साइट को चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी साइट के ऊपर ये तिथि दी गई है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सदस्यों की।
दोस्तों, आरंभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य थे, कुल 3। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए एस के घोष, सर एस के घोष, और ये राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और साथ में सदस्यों के रूप में देवी शंकर तिवारी और NR चंद्रोरकर की नियुक्ति की गई। ये सदस्य थे। एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई कि जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर RPSC अजमेर स्थानांतरित कर दी गई और तब से वर्तमान तक ये अजमेर में ही है। तो पहले इसका जयपुर में था मुख्यालय, उसके बाद इसका अजमेर में ये स्थानांतरित कर दी गई। यानी स्थापना तो कहाँ हुई थी? जयपुर में। उसके बाद अजमेर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहीं पर ये बाद में है वर्तमान तक। वर्तमान में अगर बात की जाए सदस्यों की, वर्तमान में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य हैं, कुल 8। ये सभी संवैधानिक पद हैं एवं राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है वो आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। यानी सचिव का पद किसे दिया जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को। और वर्तमान में कौन है इस पद पर? वर्तमान में सचिव हैं मिस शुभम चौधरी। और प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव की भी बात कर लेते हैं। प्रथम सचिव थे श्याम सुंदर शर्मा, ये प्रथम सचिव थे। वर्तमान में कौन है? मिस शुभम चौधरी जो है इसकी वर्तमान में सचिव हैं। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल है। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं
जो कि 35वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला है। और सदस्य हैं इसके, सदस्य कौन है देखिए, डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, श्रीमती राजकुमारी गुजर, श्री रामूराम रायका, डॉक्टर संगीता आर्य, श्री जसवंत सिंह राठी, श्री बाबूलाल कटारा और डॉक्टर मंजू शर्मा। तो इस तरह से कुल 8 जो हैं वर्तमान में है। भूपेंद्र सिंह इसके 35वें अध्यक्ष के रूप में हैं और सदस्य जो हैं इसके शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुजर, रामूराम रायका, संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कार्यप्रणाली की। तो आरपीएससी की कार्यप्रणाली राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग शर्तें एवं प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश 1975 एवं नियम 1976 के द्वारा तय की जाती है। यानी इन नियमों के आधार पे आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है वो तय की जाती है। और अंतिम हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें सबसे लंबे कार्यकाल की, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो DS तिवारी का रहा, जो कि 8/8/1951 से 17/1/1958 तक अपने पद पर बने रहे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने लोक सेवा आयोगों व आरपीएससी के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा आरपीएससी की कार्यप्रणाली। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।